guys go through last lecture notes? Yes, sir. Good morning. Good morning. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, I have some एक बार doubts in lecture इक्विवेलेंट one. रेजोनेटिंग Sir, स्ट्रक्चर का समझाओ ना। Sir, मतलब organic. Sir, I have some doubts in lecture one. Sir, in elimination reaction in organic, sir, we don't use the reagent. But sir, in that KOH acts as a reagent of what? No, but we have used it as alcoholic. in Wait, elimination. beta, wait. I think perhaps you have started late, है ना, revising things. You ignore the part where we have written classification of reactions, elimination, addition, substitution. These things we will learn in detail in chapter reaction mechanism. Till then, you focus on factors, inductive effect, resonance, mesomeric effect, and then application part. Thank you, sir. Guys, any doubts? Last lecture notes. What was the last part? Sir, आपने वो Sir, पढ़ा है? application of resonance. Activity order. So to Second. determine electron density in benzene ring that you were saying. No, वो तो उसके अलावा last part दो, last part. Sir, वही तो क्या है? Non-electrophilic aromatic Yes, sir. substitution. ये last part था. कोई तो कह रहा acidic वाला भी कर लिया. नहीं सर, हम लोग ने ये किया electrophilic Sir, aromatic yes, substitution. किया electrophile aromatic substitution. Okay. यानी हमने acidic to determine acidification ऐसा कुछ नहीं किया, right? नहीं सर, No, हम लोग sir. ने दो To applications किए determine बस. resonance energy अरे first application. applications में ही आएगा बेटा. नहीं, हम लोग ने एक बस वो application क्या electrophilic होगा? test किया है. Second resonance application is to determine electron density in benzene ring. हाँ, बस उतना तक किया सर. ने तक किया है. ठीक है. हमने कुछ K, PK ऐसा कुछ नहीं लिखा, right? नहीं सर, नहीं सर. सर हम लोग ने आपने ES ES पढ़ा. का खाली डेफिनेशन दिया था, मतलब कैसे कैसे लाते हैं. ठीक. Somebody saying something in between? यस सर. सर मुझे है ना वो एक डाउट है. वो आपने टू डिटरमाइन रिएक्टिविटी टुवर्ड ईएस रिएक्शन जो था ना, उसका जो फर्स्ट एग्जांपल था First example? I don't know what example. तो मैं ऐसे randomly example देता हूँ. आप concept बोलो, क्या नहीं समझ में आया? सर उसमें मीन्स आपने ERG और EWG का मीन्स एरो बनाया है ना, वो मुझे समझ नहीं आता. लाइक कैसे है वो? इलेक्ट्रो विड्रॉइंग है एक, और दूसरा आपने नीचे एरो करके इलेक्ट्रॉन गेन. इसमें जो समझ नहीं आया वो वाला. आप पूरा कंफ्यूज्ड हैं. मतलब आप पूछ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड की चीजें, बट आपको सेकंड स्टैंडर्ड की चीजें नहीं पता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता. प्रॉब्लम यहाँ है. आपका डाउट ये है कि कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है या विड्रॉइंग है, ये मुझे पता नहीं चल रहा है. क्या आप ऐसा कह रहे हो? बिकॉज दैट हैज नथिंग टू डू विद द एप्लीकेशन पार्ट. वो एक अलग चीज है. मे बी सर. बिकॉज आई कैन नॉट वेस्ट टाइम इन दैट. अगर मैंने लिखाया हुआ है, आपके नोट्स में है कि CHO इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाया रेजोनेंस, तो आप लिस्ट चेक करिए. -m इफेक्ट इसको बोलते हैं. इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर गई. अगर किसी में OH ग्रुप लगा हुआ है which is electron releasing group via resonance, जिसको +m बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी इंक्रीज कर गई. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई, इट विल बी मोर रिएक्टिव. इससे ज्यादा आपको क्या बताएं, बताइए. ओके सर. देखिए, आप सब एक बात समझ लीजिए कि मैं पूरे दिल से बड़ी मेहनत करके आपको चीजें बताता हूँ, लेकिन अगर आप रिलेट नहीं कर पाएंगे तो मेरे पास एक ही ऑप्शन रहता है उसके बाद कि आप इस चीज को रट लें. उससे ज्यादा मैं समझा नहीं सकता. कितनी प्यार से, कितनी अच्छे से, इतनी मेहनत करके मैंने समझाया कि कोई भी ग्रुप आपको चेक
चेक करना हो रिलीजिंग है कि विड्रॉइंग है, उसको बेंजीन से कनेक्ट कर दो, फिर ये चेक करो क्या पहले एटम के ऊपर लोन पेयर है, इससे तुरंत पता चल जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अगर आप ये नहीं समझ पाओगे तो रटने के अलावा क्या ऑप्शन बचेगा? फिर आप केमिस्ट्री को खराब बोलोगे कि अरे केमिस्ट्री में तो बहुत रटना पड़ता है, अब क्या करें हम। ये फिर कुछ नहीं है बेटा। साइंस एक बार आपको अच्छा से एक्सप्लेनेशन देगा, नहीं समझ पाना ये अपनी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी होती है। तो लिस्ट भी आपके सामने है, लिस्ट में भी लिखा हुआ है कि कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, विड्रॉइंग है, और उसको फिर एप्लीकेशन पे आ गए। अब एप्लीकेशन जब चल रहा है तो आप पुराने वाले में कंफ्यूज हो, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है बेटा। लिस्ट चेक करिए, उसमें आपको CHO मिलेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की जितनी बढ़ेगी उतनी ज्यादा रिएक्टिव रिंग हो जाएगी। डन, फिनिश्ड। और किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। और अगर कोई एब्सेंट होता है उसको जाकर पहले पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि हल्का फुल्का हमने किसी से नोट्स मांग लिए और लिख लिया और फिर जाकर क्लास में पूछ लेंगे कि ये चीज हमको समझ में नहीं आई, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी ऑनलाइन है तो पता चलता नहीं है कि कौन एब्सेंट था कौन प्रेजेंट है। तो इट हैपेंस मेनी टाइम्स। वो रादर देन सेइंग कि सर मैं एब्सेंट था और इसलिए ये चीज समझ में नहीं आई है, वो केवल इतना बोलते हैं कि हमको ये चीज समझ में नहीं आई, और फिर वो चाहेंगे कि पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। चलो, और कोई कंफ्यूजन लास्ट लेक्चर नोट्स में? सर जीओसी जैसा कोई स्टैंडर्ड चैप्टर मतलब ऐसा कोई चैप्टर स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिल रहा मुझे। हाँ बेटा, ये चैप्टर्स एक्चुअली हम लोगों ने बनाए हुए हैं सो दैट आपको बाद में रिएक्शंस पढ़ते समय आसानी हो। एक चीज आप समझ लो बेटा, चीजें आसान नहीं है लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं। अगर आप फ्लो में चलोगे तो सब अच्छा लगेगा। और ये बोर्ड एग्जाम भी नहीं है कि आपको जो है 30 चीजों की लिस्ट दे दी गई, इस लिस्ट के बियॉन्ड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जेई एडवांस्ड है, सब कुछ बियॉन्ड ही आएगा, यानी जो आपके नोट्स में होगा उससे कुछ नहीं आने वाला, कोई क्वेश्चन मैच नहीं करेगा। ये आप जब तक माइंड में नहीं डालेंगे आपका कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर आपने माइंड में ये डाल लिया कि बोर्ड एग्जाम जैसा है तो वहां प्रॉब्लम है। हमें केवल एक ही चीज अपनी डेवलप करनी है, न्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। जिस दिन आपने माइंड में ये डाल लिया कि मिले दिखे हुए क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाए तो हम कर लेंगे, वो बोर्ड एग्जाम, फिर आप बोर्ड एग्जाम तो पास करोगे, हो सकता है जेईई मेन में भी ठीक ठाक आ जाए, एडवांस में कुछ नहीं होने वाला। एडवांस में वही सिलेक्ट होगा जिसने पहले दिन से ये माइंड में रखा हुआ है कि मेरे को नए प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप करनी है। कई लोग तो नया क्वेश्चन देख के उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, हमें पढ़ाया ही नहीं गया, टीचर पता नहीं कैसा है, क्या पढ़ाता है, कुछ आता ही नहीं एग्जाम में हमको। तो इसका मतलब उसके अंदर न्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी ही नहीं है, वो जीरो एबिलिटी वाला है। वो आप किसी को भी इल्जाम दे दो, नोट्स खराब थे, बुकलेट खराब बांटी गई है, कोचिंग इंस्टीट्यूट खराब है, टीचर खराब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेक्शन आपका नहीं होगा। सो प्लीज माइंड में रखिए कि अपने को नए प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप करनी है। जितना नया आपको मिलेंगी चीजें उसको ग्रास्प करें, ये नहीं सोचें कि सब कुछ पुराने जैसा मिलता हुआ चला आए। जैसे आप 9th 10th के बाद 11th पे जंप करते हैं, अचानक से कैलकुलस पिक्चर में आती है एकदम नया, अभी जो बच्चे डर जाएंगे वो मैथ्स छोड़ देते हैं। तो इट हैपेंस विद एवरी स्टूडेंट, जब भी नई चीज आती है तो हम घबरा जाते हैं। आप घबरा जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आईआईटी वाले वहां पर ऐसा थोड़ी ना अकाल पड़ा हुआ है, परेशान है कि हमारे यहाँ कोई एडमिशन नहीं लेता, प्लीज ले लो आ करके, कोई उनको जरूरत नहीं है। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो 18 आवर्स 15 आवर्स स्टडी करते हैं, तो उनकी अपनी है। तो अगर आप उस तरह से नहीं करेंगे और सोचेंगे बोर्ड लेवल जैसा हो तो नहीं होने वाला है। चलो, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने एप्लीकेशन पार्ट में जो है एक रेजोनेंस एनर्जी वाला एप्लीकेशन कर लिया आप कह रहे हैं, और एक हमने कर लिया था टू डिटरमाइन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन, राइट बेटा? Yes, sir.
अब आप नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखेगा टू डिटरमाइन एसिडिक स्ट्रेंथ. Acidic strength of compounds. याद है सेम एप्लीकेशन हम लोगों ने इंडक्टिव के टाइम पे भी किया. Yes, sir. Industrial. अब जो जेई एडवांस में क्वेश्चंस आएंगे वो जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं उसी स्टाइल में होंगे. दैट मीन्स नाउ वी विल इंक्लूड रेजोनेंस एंड इंडक्टिव बोथ इन आवर एक्सप्लेनेशंस. सो केयरफुली ऑब्जर्व करना चीजों को. ठीक है, पहले शुरुआत में थोड़ी आसान सी चीज आपको बता दे कि आयोनिक इक्विलिब्रियम करके एक चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में, उसमें आपको कुछ चीजें सिखाई जाएंगी. एक होता है के, एक होता है पीके. दीज टर्म्स यू विल लर्न इन चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रियम, बट दे आर रिलेटेड विद एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड. तो हम लोग केवल अपने रेफरेंस के लिए, बिकॉज हमारे में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि राइट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, या इसके बदले वो पूछेगा राइट के ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड. तो वी नीड टू रिलेट कि के और एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे रिलेटेड है. इसी तरह से एक पीके टर्म है, वो पीके टर्म एसिडिक स्ट्रेंथ से कैसे रिलेटेड है. बस इतना रिलेट करना है. हमें केवल एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है. जो आंसर आएगा उसी के थ्रू हम के या पीके लिख देंगे. आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो. हम न्यूमेरिकली डील नहीं करेंगे के पीके, वो आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ाया जाएगा. इज माय पॉइंट क्लियर Yes, sir. guys? ध्यान से सुनो. There is a compound H जिसके पास acidic H है. If I write its dissociation equation, I'll put this in water, let us say, और फिर इसका डिसोसिएशन किया, H3O प्लस लिख दो या फिर अपनी कन्वीनियंस के लिए H प्लस लिख दिया. ऐसा. इन फिजिकल केमिस्ट्री यू विल लर्न, सबसे पहले तो एक इक्विलिब्रियम चैप्टर आएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिखाते हैं. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है, क्या आपका चैप्टर शुरू हुआ है क्या? No, Sir, sir. no, sir. Sir. Dynamics is going on. कोई नहीं. तो मैं ज्यादा उसमें, हाँ, मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता हूँ उसको लेकर के, क्योंकि उसमें फिर टाइम वेस्ट होगा, आप कंफ्यूज होगे, मुझसे पूछोगे और मुझे इस पे टाइम नहीं लगाना है. मुझे आपको एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना सिखाना है. तो इसमें हम लोग इक्विलिब्रियम जब आता है, अचीव हो जाता है, तो उसमें हम प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का एक रेशियो लेते हैं, जिसको नाम देते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड. क्या बोलते हैं बेटा? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड. ये जो के होता है ना, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है. अभी आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे और उसमें आपको डेल्टा जी पढ़ाया जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी. और फिर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिखाया जाएगा इस तरह का. और फिर डेल्टा जी और के को रिलेट करते हैं मैथमेटिकली, उससे आपका के वैल्यू आ जाता है. तो विद द हेल्प ऑफ सम एनर्जी वैल्यूज हम एक्सपेरिमेंटली पता कर लेते हैं कि किस एसिड का के कितना है. और अगर इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन को देखोगे तो यू कैन डायरेक्टली से कि के इज प्रोपोर्शनल टू H प्लस, यानी कि जिस कंपाउंड का के ज्यादा होगा वही ज्यादा डिसोसिएट होगा H प्लस में. क्या मेरी बात समझ में आई थोड़ी बहुत? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब है कि अगर हम समहाउ हमको ये पता चल जाए कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा तो उसका के ज्यादा होगा, या ये बता दो कि किसका के ज्यादा है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, यानी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है. बस इतना मेरे को कहना है. इज माय पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. मैं उसको Yes, लिख देता sir. हूँ. मोर के इम्प्लाइज मोर एसिडिक. एक्चुअली में ये है, लेकिन जब हम साइंस पढ़ते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ निकालेंगे और उससे हम के भी प्रेडिक्ट कर देंगे. ये दोनों एक दूसरे से ऐसे रिलेटेड है. ठीक. फिर एक और टर्म पढ़ाया जाएगा आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में, पीके. याद है आपने 9
10 में पीएच जैसा कुछ पढ़ा होगा, पीएच। यस Yes, sir. pH, pH. Sir, pH value. pH हाँ बस constant. बस अब मेरी बात सुनो, खाली हाँ बोलना है, इसके अलावा कुछ नहीं, आप इमोशनल हो जाते हैं। पीएच सॉल्यूशन के लिए होता है, पीके कंपाउंड के लिए होता है। ये सब आयनिक इक्विलिब्रियम में सिखाया जाएगा। अभी के लिए मुझे केवल आपको रिलेट करना है कि अगर क्वेश्चन आया राइट पीके ऑर्डर, तो आपको पीके नहीं निकालना है, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है और उसके हिसाब से इसको लिखना है। कैसे, वो सुनो। मैथमेटिकली ये होता है माइनस लॉग के। ये सब आपको आयनिक में सिखाएंगे। तो कैन यू रिलेट के एंड पी के? तो मैं बोल सकता हूं मोर के इंप्लाइज लेस पी के। Yes, sir. दैट मीन्स अगर मैंने एसिडिक ऑर्डर निकाल दिया, तो क्या पीके ऑर्डर उसका आप निकाल पाओगे? Yes, sir. Yes, sir. So what is the base over here, sir? Is it 10? बेस 10 है बेटा। मोर एसिडिक इंप्लाइज लेस पीके। समझ गए बेटा? Yes, sir. केवल मैंने ये सब इतना आपको इसलिए समझाया कि कई बार आपको क्वेश्चन ऐसा देगा, राइट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। कई बार वो फिजिकल केमिस्ट्री मिक्स करेगा और बोलेगा राइट के ऑर्डर। अब के हमको थोड़ी ना पता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो तो गिब्स फ्री एनर्जी दोगे तब निकाल पाएंगे हम लोग। लेकिन हम क्या करेंगे, केवल एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर निकालेंगे और सेम विल बी द आंसर फॉर के ऑर्डर। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes. Yes, sir. ये हम लिख लेंगे। फिर क्वेश्चन एक बनता है राइट पीके ऑर्डर, तो इसके नीचे क्या लिखते हैं हम लोग? Sir, If I more acidic is more, then less is a का pK. उल्टा होगा। सबको समझ में आया क्या बेटा? क्यों ये सब मैंने आपको Sir. बताया इतना? yes, sir. चलो ये कॉपी करो। सर ये फॉर्मूला के का एक बार आप रिपीट कर सकते हो क्या? ये सब आपको आयनिक में सिखाया जाएगा बेटा। ये केवल ये है रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। आपने वो क्या लिखा कि प्रोपोर्शनल टू H प्लस बेटा। सर आप जो एसिडिक ऑर्डर बोल रहे थे वही के है ना? हाँ बेटा, जो एसिडिक ऑर्डर हम निकालेंगे अपनी साइंस यूज करके, वही ऑर्डर के का हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। सर के और पीके का फुल फॉर्म है क्या कोई? वो सब आपको पढ़ाया जाएगा बेटा, वैसे मैंने लिखा है, कुछ जरूरत नहीं है। So next slide पे जाओ ना. One Sir, minute. sir, Sir, 1 minute. Sir, what is that Ka is proportional to what, sir? H H plus. प्लस कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस। H plus. Okay, sir. It indicates that if you have more Ka wala substance, it will give more H plus in the solution. Sir, next slide. डन सर। These are the types of questions हाँ, जो आपसे पूछे जा सकते हैं।
Then we're done. Yes, sir. Ah, Yes, sir. sir. One Sir, second. 1 second. Sir, Hmm. done. Done with the slide, sir. Guys, चलो now I will tell you. अब आप ध्यान से सुनने बेटा. Today's lecture is very 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 important. कोई कह रहा है सर k plus pk is equal to 14. नहीं बेटा, अभी टाइम लगेगा, वो आयनिक में सीखेंगे. ठीक है, सब बहुत इंपॉर्टेंट. गाइस, नाउ दिस लेक्चर इज वेरी वेरी स्पेशल. आज मैं आपको सिखाऊंगा एग्जैक्टली अगर एग्जाम में जब क्वेश्चन आया, राइट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर फॉर द कंपाउंड, कैसे इनिशिएट करें, कम टाइम में सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट्स भी मालूम होने चाहिए और कम टाइम में अपना आंसर आ जाए, वो भी हमको ध्यान देना है. सो हाउ टू फाइंड आंसर. तो एप्लीकेशन वही है, टू डिटरमाइन एसिडिक स्ट्रेंथ. क्या हम लोग निकाल रहे हैं बेटा? Acidic strain. एसिडिक स्ट्रेंथ. Sir, acidic strain. हाँ, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट दैट शुड कम इन योर माइंड, वो है चेक कैटेगरी. बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचना ही नहीं, पहले क्या करना है बेटा? कैटेगरी. इसका क्या मतलब है? तो आई विल गिव यू अ घरेलू एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस, कि मैं ये क्यों करा रहा हूँ. एक टीचर भी जब आंसर निकालता है तो कैसे सोचता है. जैसे मैं अगर एग्जांपल आपसे पूछूं कि एक रेस हो रही है जिसमें एक जो है लेट अस से 3 ह्यूमन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक टाइगर पार्टिसिपेट कर रहा है, और तुमसे पूछ लिया जाए कि कौन विनर होगा, क्या तुम टाइम लोगे Tiger. सोचकर बताने Sir, में, कुछ tiger. फैक्टर्स चेक करोगे, या इमीडिएट आंसर दे Sir, सकते no हैं? factors are Sir, there. LNG. So we have आपको to check for strong immediate acids answer. and weaknesses. मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या बेटा? आ रही है. तो बीच बीच में थोड़ी क्रैक हो रही है. हाँ, तो सब मैंने केवल इतना बोला था बेटा कि देयर इज अ रेस, और उस रेस में 3 ह्यूमन है और एक टाइगर पार्टिसिपेट करा, कौन विनर होगा? तो इसमें किसी को टाइम नहीं लेना चाहिए, क्या आंसर बता देना है? टाइगर. Sir, tiger. देयर मे बी एक्सेप्शनल केस, टाइगर इंजर्ड हो सकता है ना, ऐसी सिचुएशन हो सकती है, बट वो रेयर सिचुएशन. अगर आपको आंसर लिखना इमीडिएट तो आपको टाइगर ही बोलना पड़ेगा. हाँ, अगर सारे के सारे ह्यूमन हो गए तब जाकर आप फैक्टर्स चेक करोगे, जैसे किसके पास शूज अच्छे हैं, किसकी हाइट अच्छी है, एटसेट्रा एटसेट्रा. देयर कैन बी एन नंबर फैक्टर्स कि कौन विनर होगा, बट कैटेगरी सबसे पहले आपको चेक करनी है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Sir, Yes, strong sir. acids or weak acids, sir, like that. क्या बेटा? Strong acids or weak acids, like वो that, मैं sir. सब बताऊंगा, मैं सब आपको समझाऊंगा. आप केवल ये देखो, कैटेगरी के हिसाब से आंसर टिक करना है, बस इतना सोच लो. मैं आगे खुद बता रहा हूँ. अब वो कैटेगरी कैसे पता चलेगी भाई? अगर छोटे बच्चे को ये सिखाया नहीं जाएगा कि टाइगर बहुत तेज रन करता है, तो उसको कैटेगरी का आइडिया कैसे लगेगा? तो मैं आपको कुछ स्पेशल एसिडिक कंपाउंड्स की कैटेगरी पूरा ऑर्डर में दे रहा हूँ, उसको याद कर लेना है. इट्स नॉट अबाउट कॉन्सेप्ट्स ओनली. कई बार कुछ चीजें हमें याद भी होनी चाहिए, सो दैट हम टाइम सेव कर पाए एग्जाम हॉल में. सो एवरीवन, यू हैव टू राइट दिस, और इसको तुम इंप्रूव भी कर सकते हो. तुम इसमें ऐड भी करोगे, जब फ्यूचर में अपना लेवल आपका बढ़ जाएगा तो इसमें ऐड भी कर सकते हो, बट ये बेसिक है, इसको तो रट के रखना ही है. पहला वाला सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, देन 2 बड़े स्पेशल से अलग से कंपाउंड्स, H2CO3, HCO3 माइनस, देन यू कैन राइट फिनॉल. देन एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जिसमें अनफॉर्चुनेटली बुक्स में भी गलत आंसर्स कई सारे लिखे, स्पेशली इंडियन ऑथर्स की बुक में.
जैसे मीथेनॉल है, तो वाटर जो होता है ना वो ज्यादातर एल्कोहल से, ज्यादातर क्या सब सारे एल्कोहल से ही ज्यादा एसिडिक है, केवल मीथेनॉल को छोड़कर। और ये एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पे लिखा गया है। अनफॉर्चुनेटली थियोरेटिकली जब हम सोचते हैं तो ये डिफिकल्ट हो जाता है एक्सप्लेनेशन। इस चक्कर में क्या होता है, कई सारी बुक्स में आंसर्स ही आपको गलत मिलते हैं। इवन मिथेनॉल को H2O से कम एसिडिक दिखा देते हैं। तो अगर कहीं ऐसा लिखा हो उल्टा सीधा तो उसको कट कर देना, इसको कंसीडर करना। देन टर्मिनल एल्काइन लिखिए, देन NH3, देन एल्कीन, देन एल्केन। यानी सबसे खराब मैंने यहाँ पर किसको दिखाया है बेटा, एल्केन को। ठीक है, एक तो ये कैटेगरी हो गई। देन दिस इज Sir, 1 minute. पीरियोडिक। माय वॉइस इज ब्रेकिंग। सर वो कॉपी करना। सर लिखना है वो पहले वाला। वो मैं दूंगा टाइम, वो मैं टाइम दूंगा। आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि क्या करना है। कॉपी करने को Okay, तो sir. मिलेगा टाइम बेटा, मैं ना भी दूं तो आप बाद में भी देख सकते हो रिकॉर्डिंग। आप पहले समझो जो चीज बताई जा रही, दैट इज वेरी वेरी स्पेशल। अब आप सोचिए, मैंने पीरियोडिक टेबल बना दी, पुराना तुमने कुछ भी पढ़ा हो उसको भूल जाओ। इसको ध्यान से देखना मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। H कनेक्टेड टू कार्बन, H connected to nitrogen, H connected to oxygen, H connected to फ्लोरीन। ये केवल ये इंडिकेट करता है कि आप पीरियड में मूव कर रहे हो, और H आपका एसिडिक H है जो एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। एसिड्स दूसरे भी हो सकते हैं, ऑक्साइड्स को भी एसिड बोलते हैं, बट हमें उनसे कोई लेना देना, तो उसको रट्टा नहीं मार लेना इस तरह से कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। नो नो, H कनेक्टेड टू एलिमेंट अगर है तो हम इधर जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। और नीचे जब जाएंगे टॉप टू बॉटम, H कनेक्टेड टू Cl फॉर एग्जांपल ले लो, H कनेक्टेड टू Br ले लो, H कनेक्टेड टू I ले लो, तो इधर जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड गड़बड़ सड़बड़ होते हैं, वो इधर जाएगा तो बढ़ता है, इधर जाने पे कम दिखाता है, तो उससे कंफ्यूज मत हो जाना। जो मैंने लिखा वही परफेक्ट, उसको ही मानना यहाँ पर। एक और बात, इसका एक्सप्लेनेशन अगर कभी ऐसा मन करे, वैसे कोई जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर कभी ऐसा मन करे तो आप इसका एक्सप्लेनेशन लिखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या लिखोगे बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक पीरियड में साइज बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ड्रास्टिक चेंज आता है। तो आप बोलोगे अगर कभी H कनेक्टेड टू O है तो हम बोलेंगे O इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो इट इज इजी फॉर O टू रिलीज हाइड्रोजन देन कार्बन, that is why H connected to O is more acidic than H connected to carbon. Is my point clear? Yes, sir. But sir, we don't have to consider the metallic and non-metallic nature. कुछ नहीं करना, वो सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मत ज्यादा सोचना नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ आंसर आप मेरी बात समझिए सब लोग। आंसर निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। तुम्हारे पड़ोसी इस बात पे जाकर तुमको मिठाई नहीं खिलाएंगे कि तुमने कितनी थियरी पढ़ डाली थी, कितने सारे कॉन्सेप्ट सॉल्व कर लिए थे, क्या सिलेक्शन हुआ, एंड में वो पूछा जाएगा। तो प्लीज बी फोकस। बाद में आप जो मैच करना ना करा लो, लेकिन जो मैं लिख रहा हूँ उसके अलावा और कुछ नहीं सोचना, नहीं तो आंसर निकालने में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। वापस आता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ना टॉप टू बॉटम, अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, बट डोमिनेटिंग फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। बिकॉज ड्रास्टिक चेंज किस चीज में आता है, क्या बता सकते हो? Size. साइज। इसीलिए साइज इज डोमिनेटिंग फैक्टर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। नाउ साइज को कैसे यूज करें, तो याद करो, अगर कोई कंपाउंड्स दिए होते हैं और तुम्हें उनका एसिडिक स्ट्रेंथ प्रेडिक्ट करना होता है, तो हम लोग ने क्या लिखा था, उनका क्या बनाते हैं, याद है? कॉन्जुगेट। नहीं याद है? हाँ, भूल गए क्या? इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस में किया था हमने। यस तो Yes, sir. I सबके remember, sir. सबके कॉन्जुगेट, सबके कॉन्जुगेट बना लीजिए। ये बताइए बेटा, सबसे बड़ा साइज में कौन है? Sir, iodine. आयोडीन। आई सबसे बड़ा है, ठीक। तो और F लेटर से सबसे छोटा है।
तो किसमें माइनस चार्ज सबसे ज्यादा डिस्पर्स्ड हो जाएगा? आयोडीन में। I में आई में सर। निगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड, निगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड हो गया, तो बताइए वो लेस बेसिक हो गया कि मोर बेसिक हो गया? Least basic. Sir, electron density, negative charge density is less, yeah? हाँ, तो इसको बोलेंगे लेस बेसिक, है ना, लेस बेसिक कॉन्जुगेट। और अगर कॉन्जुगेट लेस बेसिक हो गया तो पेरेंट क्या हो जाता है? more acid. मोर Some एसिड। more acidic. मोर एसिडिक। वही तो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर कि एज वी मूव टॉप टू बॉटम, एज कनेक्टेड टू एलिमेंट, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, ऑल्दो कोई जरूरत नहीं इस एक्सप्लेनेशन की, आप केवल वो कैटेगरी याद भी रखोगे तो इट्स ओके। मतलब अचानक से क्वेश्चन आया एच कनेक्टेड टू सल्फर इज मोर एसिडिक देन एच कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, यस और नो, योर आंसर शुड बी यस। मेरी बात समझ में आई? Sir, can you repeat the reasoning for like across a period वाला electronegativity? इसमें मैंने बोला है बेटा कि अगर O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन तो इट इज इजी फॉर O टू रिलीज H, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा तो बाहर क्या निकालेगा H प्लस। ठीक है, हाँ सर समझा, थैंक यू। तो हाइड्रोजन और सल्फर और हाइड्रोजन और फ्लोरीन में कौन से ज्यादा एसिडिक है फिर? दोबारा पूछना पड़ा। हाइड्रोजन और सल्फर और हाइड्रोजन और फ्लोरीन में। फिर तुम कचरा कर रहे हो, सब कुछ तुम नहीं निकाल सकते हो, तुमको इतना भी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहना है। हम सब कुछ नहीं निकाल सकते बेटा, वो डेटा वाइज हो जाती हैं चीजें। तुम ये मत समझ लेना कि मैं कहीं से कुछ भी, हाँ एक स्टेज के बाद जब तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ने लगेगा और तुम्हारे पास और भी कुछ डेटा अवेलेबल हो जाएगा तो प्रिडिक्शंस पॉसिबल हो पाएंगे, ऐसे रैंडम नहीं। तो इतना भी इमोशनल मत हो जाओ कि कहीं से कुछ भी पिक किया और कंपेयर कर लिया। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। हाँ तो समझा। सिमिलर चीजें दी होती है और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, इससे प्रिडिक्शंस होते हैं। सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में कौन सा था ज्यादा बोलना था? क्या बेटा? ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में ज्यादा एसिडिक। अरे भाई मैं क्यों बोलूं, सामने लिखा है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, ओके सर। तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है यार, ये अजीब, कहीं पर बोर्ड लगा हुआ है, किसी डायरेक्शन भी बताया हुआ है कि भाई अहमदाबाद जाने के लिए इधर से जाना है, और तुम लोगों से पूछ रहे हो किधर से जाए किधर से जाए। अरे ये हद हो गई, ये तो कॉपी करो उसको। सर इसका कोई ट्रिक है क्या आपके पास? इसका कोई ट्रिक नहीं है बेटा। तो इसका Sir, निमोनिक्स R यूज is करके that ना alkyl, right? इसका कोई ट्रिक नहीं है, कुछ और नहीं है बेटा, ये खुद मैंने अपने हिसाब से चीजें बनाई हैं सो दैट कोई भी मेरा स्टूडेंट ऐसा नहीं हो जिसको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व ना हो। आप जितना मैं बता रहा हूँ अगर वो करते जाएंगे तो बिलीव मी हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके आप आएंगे एग्जाम में। ओके सर। तो हो गया। डन सर। इसको कॉपी कर लो बेटा। डन बेटा। नो सर। So 1 minute. ओ
सर ये नीचे वाले पार्ट में आपने क्या एक्सप्लेन किया था? नीचे वाले पार्ट में मैंने सर कहा ये था साइज बड़ा होने से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्पर्स्ड हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस में, तो कॉन्जुगेट बेस लेस बेसिक हो जाएगा, एज अ रिजल्ट पेरेंट मोर एसिडिक। ओके सर। डन सर। Done? सर वो नीचे क्या लिखा है आपने लास्ट में? पेरेंट मोर एसिडिक। नहीं सर, वो दूसरा वाला साइड, राइट वाले। नेगेटिव Negative चार्ज charges dispersed. डिस्पर्स्ड ऐसा करके लिखा है। Done, sir. Should I remove this, beta? Yes, sir. इसके बाद आप सेकेंड पॉइंट करके विद इन एसिड का एप्लीकेशन सेकेंड पॉइंट लिखेगा, इफ कैटेगरी इज सेम। नाउ व्हाट इज मेंट बाय कैटेगरी सेम? इट्स Sir? लाइक कि सारे अल्कोहल हो गए, या सारे फिनॉल हो गए, सारे कार्बोक्सिलिक हो गए, या सारे ऐसे केसेस हो गए जिसमें H जो है सेम एलिमेंट से कनेक्टेड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज मेंट बाय कैटेगरी सेम? Yes, sir. यस। है ना? इफ कैटेगरी सेम देन फिर क्या करना है? राइट कॉन्जुगेट बेस। पुराना कॉन्सेप्ट, राइट कॉन्जुगेट बेस। ठीक, कॉन्जुगेट बेस लिखा, चेक चेक स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का क्या मतलब होगा? डिस्पर्शन। किस चीज का डिस्पर्शन चेक करते हैं बेटा? नेगेटिव चार्ज। Sir, conjugate base. हाँ, कॉन्जुगेट बेस मतलब नेगेटिव चार्ज का। और इसके लिए सबसे पहले क्या चेक करते हैं? फर्स्ट रेजोनेंस। फर्स्ट बाय क्या चेक करना है? रेजोनेंस, देन बाय इंडक्टिव। क्यों बेटा? रेजोनेंस गेट्स प्रेफरेंस। याद करो, हमने नोट लिखा था, मेसोमेरिक इफेक्ट गेट्स प्रेफरेंस। More कहाँ प्रेफरेंस नहीं मिलती? कोई एक आध केस याद है क्या? Sir, halogen, sir. यस, बस बस बस, दैट इज इनफ, दैट इज इनफ। तो ये होगा। अब इसका फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा बेटा? कंक्लूजन क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आपके पास है तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज कराएगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कराएगा। बट ये पहले क्या चीज चेक करना है? रेजोनेंस। रेजोनेंस। और एक और पॉइंट कि इन बेंजीन रेजोनेंस does not work at meta position। कहां पर रेजोनेंस काम नहीं करता बेटा? मेटा पोजीशन, Some मतलब वो meta ऑपोजिट position. हुए तो। अगर आप अपने नोट्स को देखेंगे तो जब भी हमने रेजोनेंस लिखा है, बेंजीन में कोई ग्रुप लगा है, तो उसके मेटा पोजीशन पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होता, नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। तो ना तो प्लस एम का इफेक्ट होगा ना माइनस एम का इफेक्ट होगा। द ग्रुप विल नॉट शो एनी इफेक्ट इफ इट इज प्रेजेंट एट मेटा पोजीशन। समझ गए आप लोग?
Sir, ये then we इसको have भी to check copy for करना। inductive effects, sir. What did you say? Inductive effect. Then we have to check inductive. Okay, sir. तो आपने इनके बाद क्या लिखा है? इसके बाद बेटा इनके बेंजीन सर एक एग्जांपल दो ना इसको। सब देंगे। इसी का तो पूरा क्लास है। सर आपने जहाँ पे कॉन्जुगेट बेस के नीचे चेक स्टेबिलिटी लिखा है तो पहले चेक स्टेबिलिटी चेक करना है और फिर रेजोनेंस और इंडक्टिव का देखना है क्या, मतलब स्टेप वाइज लिखना है? कोई इसकी हेल्प करेगा? स्टेबिलिटी चेक करने के लिए तो रेजोनेंस चेक करना है पहले। सबने कॉपी कर लिया? Yes, sir. सबके पास बुकलेट है बेटा? नहीं हो तो ले लो, मैं 1 मिनट देता हूँ, आप उठाकर लेकर आओ बुकलेट। यस जहाँ सर, 1 पेज मिनट। नंबर 1 मिनट बेटा, सब लोग के पास बुकलेट आ जाने तो हाथ में। सब लोग बुकलेट ले लें बेटा, जहाँ भी रखी है घर पर। 1 मिनट आई एम गिविंग यू। तो कौन से बुकलेट का है ये? जीओसी भाई चैप्टर जीओसी चल रहा है। ये वो नंबर थर्मोडायनेमिक्स की बुक लेकर आएगा। थर्ड वाला बुकलेट में आई डोंट नो बेटा, मेरा पास पुराना बुकलेट है। मॉड्यूल 3। हाँ, वो पहले बुकलेट बोलते थे, आजकल Yes, sir. Booklet. सबके पास हाथ में आ गई बेटा? हैव यू गॉट बुकलेट ऑफ जीओसी? यस Yes, sir. yes sir एक्सरसाइज 5 ओपन करिए बेटा। एक्सरसाइज 5 सबके हाथ में है। एक्सरसाइज 5 पेज नंबर Yes, sir. Page number Yes, 228. क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। 5 सेकेंड का क्वेश्चन है। क्या तुम इस बात को रियलाइज करके आंसर बोल सकते हो? 5 सेकेंड का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर आगे। yes sir 5 सेकेंड में आपको आंसर आना चाहिए। 5 सेकेंड। Yes, sir. ये इट आपने विल पिछले नॉट स्लाइड टेक पे लिखा मोर है। देन 5 सेकेंड। ये बिल्कुल वही चीज है कि मतलब एक टाइगर है, टाइगर वर्सेस लिखा हुआ है, गोट लिखा है, ह्यूमन लिखा हुआ है, ह्यूमन में भी 2 ह्यूमन बना दिए, समझ लो उस सेंस में है। कांट यू फाइंड आंसर? so we can यस सर। ए का कैटेगरी क्या है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। Carboxylic ई acid. का कैटेगरी क्या है? Sulfonic acid. सल्फोनिक एसिड। सी Sulfonic का कैटेगरी क्या है? Sir, alcohol. Sorry, Phenol. फिनॉल। Phenolic, ये phenolic. डिफरेंस है बेटा। डी भी तुम्हें OH लगेगा। क्या है वो? एल्कोहल। तो अगर Alcohol. मुझे ऑर्डर भी लिखना हो तो भी मैं लिख दूंगा। क्या होगा ऑर्डर? BACD। D greater than A greater than C greater than D. ये लेवल इंप्रूव हो गया। वो क्वेश्चन बहुत आसान है, ये लेवल बढ़ गया जैसे ही ऑर्डर पूछा। ये क्या तुम्हें वो ऑर्डर रटने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी? यार 1-2 बार भी तुम प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे ना तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। अच्छा सल्फोनिक पहले था, ओके ओके ओके, वो अपने आप समझ में आएगा तुम्हें, डोंट वरी। तो ये मत टेंशन लो कि उसको रटना पड़ेगा। नोट्स अच्छे से बनाइएगा, प्रॉब्लम्स करेंगे, अपने आप चीजें होती चली जाएंगी। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है बेटा? हमने प्योर क्वेश्चन सॉल्व किया है कैटेगरी के बेसिस पे, कुछ और नहीं किया। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चलो, क्या तुम क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे हो बेटा? इसी एक्सरसाइज 5। Yes, sir. Yes, sir. इसको तुम ध्यान से देखो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि जो हमने अभी किया वैसा ही है। इट्स लाइक कि असली शाहरुख खान, नकली शाहरुख खान। क्या तुम कुछ रिलेट कर पा रहे हो? Sir, C and D, both are different. One is benzene ring and then another one is cyclohexane ring. वन इज बेंजीन, वन इज साइक्लोहेक्सेन। बिल्कुल सही। तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ।
अगर मतलब मैं एज अ स्टूडेंट होता तो मैं इसको रिलेट करता कैसे? अभी हमने OH वाली चीजें पढ़ी, अगर मैं NH2 के बदले OH लगा दूं, तुमको नहीं लगता पहला वाला सल्फोनिक बन जाएगा, दूसरा कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, तीसरा फिनॉल बन जाएगा और चौथा एल्कोहल बन जाएगा? नहीं समझ में आया? So could you अगर repeat, sir? मैं NH2 के बदले OH सोच लूं, सब जगह NH2 लगा है, NH2 के बदले OH सोच लूं, तो डोंट यू थिंक कि पहला वाला सल्फोनिक हो गया, सल्फोनिक एसिड? नहीं Yes, समझ में sir. आया? Yes, sir, got it, sir. समझ आया सर। You just try to relate things. भाई जो चीजें तुमको, जो ऑर्डर कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक के बीच में, वैसे ही यहाँ भी तुम्हें समझ में आएगा कि करना भाई, एक में H कनेक्टेड टू O है लेकिन सब एक जैसे हैं, दूसरे में H कनेक्टेड टू N हमारा है तो वो भी उसी सेंस में आ रहा है, तो क्यों ना उसी से हम आंसर निकालें। तो इसका आंसर क्या होगा? A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D। डन। क्या मेरी बात समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूँ बेटा, कि एग्जाम में आया हमें कितने कम टाइम में आंसर निकल सकता है ये दिखा रहा हूँ। क्या क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे? बिलीव में ये क्वेश्चन Sir, करने one में, small doubt, sir. क्या बोला तुमने बीच में? One small doubt, sir. In the B option, if we have to add OH, sir, similarly like we did in A, sir, and then we have to compare like that. Are you talking about fourth question? Yes, sir. I'm not saying you add OH. We have to imagine, sir. Yes, you have to imagine कि अगर NH2 के बदले OH होता तो क्या ऑर्डर हो सकता था आंसर का, एसिडिक स्ट्रेंथ का A B C D में? Okay, sir. The same order you will get here because it is the same case. H connected to O, H connected to O, H connected to O, H connected to O, then H connected to N, H connected to, बाकी सब तो same ही है ना? Yes, sir. So even I have one doubt in the fourth one. Yes बेटा पूछो। So basically हम लोग उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नहीं सोच सकते that sulfur and carbon के बीच में like in नहीं between बेटा, C आप and समझ नहीं रहे हो। नहीं, आप गड़बड़ कर रहे हो। भाई H connected to नाइट्रोजन ही सब जगह। How can you get answer with electronegativity? like so I was saying for C and D options we can directly say that D will be the least because it doesn't have resonance, but then so in the A and B option we can say no that sulfur and carbon के बीच में। नहीं, आप लोग गलत कर रहे हो। मैं जो सिखा रहा हूँ उस पे आंसर क्यों नहीं निकाल रहे हो बेटा? आप सब कचरा कर दोगे। हाँ सर, मुझे आपका मेथड भी समझा। आप समझ ही नहीं रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप जो है कहीं और ही भटक रहे हो, किसी और। हमने सी का रेजोनेंस चेक ही नहीं किया। आई एम नॉट यूजिंग दिस मेथड। अभी ये लिखाया जरूर है, आई एम नॉट यूजिंग दिस एंड आई डोंट वांट यू टू यूज। नहीं तो आप फंस जाओगे बेटा। आप समझो मेरा, आप आई एम हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 17 इयर्स। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इसी तरह करिए जो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आप फंस जाएंगे। थोड़े दिन बाद यही क्वेश्चन आएगा, राइट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। आप सब कचरा कर दोगे। बेसिक स्ट्रेंथ दूसरी स्टाइल से निकाला जाता है। जो मैं समझा रहा हूँ प्लीज उस पर फोकस्ड रहिए। ये कोई एक दो एलिमेंट नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। आप नहीं निकाल पाओगे फ्यूचर में, और फिर मेरे पास वापस आओगे और मैं आपको कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज आपने माइंड में कुछ और बना लिया है। कुछ और रखना ही नहीं है। Whatever I'm telling answer you have to find on that manner only. Is my point clear to everyone? Yes sir. In future I will not be able to help you. Please note. अगर आपने गलती से ये सब सोच लिया कि यहाँ, जैसा ये मैडम बोल रही थी कि यहाँ पर रेजोनेंस है, ये सब कचरा है। कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं देखना है वहां पर। तुम्हें मालूम ही नहीं कि रेजोनेंस कैसे देखना है। अभी मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया आपको रेजोनेंस कैसे चेक करना है, क्या करते हैं रेजोनेंस। आपने ध्यान नहीं दिया शायद। पहली लाइन लिखी है, इफ कैटेगरी सेम राइट कॉन्जुगेट बेस देन चेक रेजोनेंस। डिड आई से कि आप डायरेक्टली रेजोनेंस चेक करो? आपने डायरेक्टली रेजोनेंस चेक किया, ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया। ब्लंडर कर दिया आपने, कुछ नया ही मन में सोच लिया आपने।
अपना इमेजिनेशन पे अगर करेंगे तो सब कचरा हो जाएगा और कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। आप ऐसा बोलोगे कि आप ही ने तो सर बताया था कि रेजोनेंस पहले चेक करते हैं, जबकि मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। सो प्लीज एवरीवन, व्हाटएवर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, उसी को ध्यान से देखें। जब वो समझ जाए, आपके आंसर्स निकलने लगे, फिर आप जो चाहे करते रहें। अगर आंसर मैच करता रहेगा तो इट्स गुड, नहीं मैच करा उसको भूल जाना है। सोचिए कितना बड़ा ब्लंडर है यहाँ पर कि अगर आपने ये सोच लिया कि फोर्थ वाले क्वेश्चन में सी में रेजोनेंस है, डी में नहीं है, इसलिए वो ज्यादा, ऐसा कुछ बताया ही नहीं है मैंने। तो प्लीज वो सब यूज नहीं करें। बैक टू थर्ड क्वेश्चन पे आए, नहीं तो मैं और इमोशनल हो जाऊंगा, फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चेक करिए, क्या थर्ड वाला आप कैटेगरी के बेसिस पे निकाल सकते हो? 5 सेकेंड्स का क्वेश्चन है। No, sir. 5 sir, आ सेकेंड गया। में आंसर आता है। Yes, sir. 5 Yes, sir. सेकेंड Yes, में sir. मैं बोल रहा हूँ। यस सर 5 सेकंड में आ गया। सर आ गया। व्हाट इज द आंसर? सी। Yes, C is the correct answer. Within 5 seconds you can get answer. नहीं तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जानते हैं लोग परेशान रहते हैं, वो पता नहीं क्या क्या चेक करते हैं। Cn का रेजोनेंस चेक करेंगे, NO2 का इंडक्टिव चेक करेंगे, बोलेंगे इसमें बहुत ज्यादा इंडक्टिव और रेजोनेंस है, यही सबसे अच्छा। ये सब कचरा है। इट्स फिनॉल। B is phenol. C is also having phenol, but there is a better group COH present. यानी उसकी फैमिली में COH बेस्ट है, तो COH का कंपैरिजन होगा बाकी सबसे। D में फिर फिनॉल आया। C is the winner आंसर। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। यस सर। प्लीज ट्राई टू यूज माई एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस जैसा है मैं बता रहा हूँ आपको, उसी स्टाइल से आप करिए। टाइम भी सेव करना है, आंसर भी सही निकालना है, तभी सिलेक्शन होगा। कॉन्सेप्ट बता चुके हैं एक बार, कॉन्जुगेट बेस वगैरह वगैरह, वो सब कहने के लिए है। हम बड़ी बड़ी बातें सेमिनार में करते हैं, हम अंदर क्या करते हैं वो मैटर कर रहा है। टीचर आपको खूब पढ़ाएगा, लेकिन जब वो सॉल्व करता है ना, जब आप टीचर के पास क्वेश्चन लेके जाते हो, सर इसका आंसर बताओ, तो क्यों 30 सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व कर देता है? उसके माइंड में कुछ और चल रहा होता है। तुम्हें भले ही वो कॉन्सेप्चुअली पूरा एक्सप्लेन करेगा, लेकिन उसको कुछ चीजें याद भी होती हैं, उनकी बेसिस पे वो 30 सेकेंड्स में आंसर निकाल, और आप सरप्राइज होंगे, ओहो टीचर तो बहुत अच्छा है, ऐसे कैसे आंसर निकाल लिया, मेरे को तो बहुत टाइम लग रहा है। तो वो चीजें ही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि जो चीजें याद करनी है वो मैं बता रहा हूँ कि आपको रट लेना है, सो दैट अपना टाइम सेव हो। क्लियर है बेटा? ये 3 क्वेश्चन इसको हटा दें। Yes, सर sir. क्वेश्चन नंबर 3 में ऑर्डर नहीं करने कंपेयर। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, अभी उस पे आएंगे जब तो फोर्थ कैटेगरी वाले सेव में हो जाएगा, NH2 को तभी OH डालना किया आना। ना आपने? क्या आप कुछ बोला बीच में किसी ने बेटा? तो फोर्थ वाले में NH2 को OH किया क्या, उसमें रिप्लेस किया आपने? हाँ, सो दैट उसका चेहरा मैच करा पाए बेटा। सल्फोनिक अपने को मालूम है, कार्बन, इसलिए मैंने बोला। मैंने ऐसे, आप पता नहीं क्यों आप लोग सब कंफ्यूज हो गए बिल्कुल से। मैं तो केवल ये बता रहा हूँ कि चेहरा मैच कर गया, चेहरा में सल्फोनिक मालूम है मेरे को, और अगर मैं NH2 से OH को मैच कर रहा हूँ तो मेरा सल्फोनिक जैसा दिखने लगेगा वो, तो इसलिए मेरे को मालूम है कि सल्फोनिक बहुत अच्छा एसिड होता है, तो उसको अच्छा एसिड बोलते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग। ओके समझे। ये हल्का सा मैं तो मैच करा रहा हूँ कि मेरा जाना पहचाना कौन सा कंपाउंड है, उसके हिसाब से कुछ दिखा, मुझे पहले से आइडिया था, मैंने आंसर टिक कर दिया। अब आते हैं रियल कॉन्सेप्ट पे। क्या कॉन्सेप्ट है ये गाइस? क्वेश्चन क्या आएगा? राइट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। राइट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। कंपाउंड्स क्या क्या दिए हैं?
एक कंपाउंड इसमें से ऐसा है जिसको सेकेंड्स में आप बता सकते हो कि वो ऑर्डर में कहाँ आएगा। क्या आप बता? Yes, the fifth Sir, the one. second Fifth one will one. come at the Second one. last. सर कौन सेकंड सा? वन Sir, second Fifth one will one, come at the sir. last. The नहीं fifth सेकंड one. सेकंड वन लास्ट में आएगा Second और वाला मतलब last में sir. फिफ्थ वाला आएगा ना, क्योंकि उसमें नहीं हो रहा। Sir, fourth one will come first, sir. 5 सेकंड के अंदर आप ये पहचान सकते हैं कि these 4 compounds are phenol, this one is alcohol। क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? What is phenol? Compound sir. where OH is connected to benzene। क्या तुम्हारे फिफ्थ में OH बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है? नो, इज No, कनेक्टेड विद साइक्लोहेक्सेन रिंग। तो क्या तुम कैटेगरी में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए? नहीं समझ में आई मेरी बातें? Yes, sir. One is phenol समझा and सर। the other one is alcohol. Sir, but एक हाँ बोलो बोलो। sorry, sir. Sorry, sir. 1 सेकेंड में आप इसको पहचान करके लास्ट में डाल सकते हैं। ठीक, हो सकता है कि ऑप्शंस में एक ही ऐसा ऑप्शन हो जिसमें ये लास्ट में हो, तो आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कैटेगरी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत, कहीं किसी बुक में ऐसा तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करा के नहीं करते हैं, केवल कॉन्सेप्ट्स लिखते हैं, फिर एग्जांपल्स दे देते हैं। ये जो आप कर रहे हो ये टाइप का स्किल डेवलपमेंट है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है उसको बढ़ाना है। ये फिफ्थ लास्ट में। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली हम जाएं तो सबके लिए हम क्या लिखेंगे बेटा? कॉन्जुगेट। Yes, sir. अगर हम ये भी मान लें कि H कनेक्टेड टू O, 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 पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जाएंगे तो इसकी कैटेगरी सेम हो गई। ऑल्दो हम कैटेगरी के अंदर भी और कैटेगरी बनाकर फिनॉल बना के इसको सेपरेट एल्कोहल बना के इसको अलग कर चुके हैं, बट अगर ये मान भी लेंगे सब सेम कैटेगरी है H कनेक्टेड टू O, तो हमारा काम क्या है? सबसे पहले क्या लिखना है सबके लिए? Conjugate. कॉन्जुगेट। इसमें किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए बेटा। बताइए ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें ओ लोन पेयर रेजोनेंस में ही नहीं जा रहा? Sir, the second one. Sir. Sorry, सेकेंड last. क्यों बोल रहा है भाई? बार बार तुम इमोशनल हुए जा रहे हो सेकेंड को ले। लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल नहीं दिख रहा है? कहाँ लोन पेयर सिंगल सिंगल है यार? हद हो गई। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर टेलिंग मी? पहले भी तुम सेकंड को लेके पता नहीं क्यों आ रहे थे कि सेकंड वाला लास्ट में डाल दो। सेकंड को लेके इतने इमोशनल क्यों हो तुम? अरे मैंने कॉन्जुगेट्स बनाए तुम्हारे सामने, उनको देखो तो। लोन पेयर सिंगल डबल किसमें नहीं दिख रहा? रेजोनेंस का कंडीशन है रेजोनेंस के लिए। लोन पेयर अगर रेजोनेंस में जाना है तो लोन पेयर सिंगल डबल ये दिखना चाहिए। कहाँ नहीं दिख रहा है? कैन यू टेल मी? Last one. Sir, fourth. कोई तो बोले यार, The fifth तो one. समझ में आ रहा है, दिख नहीं रहा तो है। मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। और क्या बताऊं तुम्हें, पूरा प्रॉपर लिख रहा हूँ फिर भी आप नहीं बता पाओगे तो कैसे चलेगा यार? Sir, last one. पुरानी Last. चीजें क्या बिल्कुल ही भूल जाओगे? भाई यहाँ तक पहुंचे हैं तो कुछ पढ़कर पहुंचे ना, तो वो चीजें यूज कर रहे हैं। एप्लीकेशन का मतलब क्या है? 4 केसेस ऐसे हैं जिनमें लोन पेयर का रेजोनेंस हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, यानी कि लीस्ट डिस्पर्स्ड। क्या नहीं समझ में आया? इसका Understood, sir. ये तो बाद में पिक्चर में आएगा, पहले इसको ही चेक करना है वो खुद रेजोनेंस में जा रहा है कि नहीं। तो नहीं जा रहा है। लीस्ट डिस्पर्स्ड। लीस्ट डिस्पर्स्ड का मतलब क्या हुआ? Negative मोस्ट charge. बेसिक कॉन्जुगेट। मोस्ट बेसिक कॉन्जुगेट का मतलब क्या हो गया? Least acidic. लीस्ट एसिडिक एसिडिक पेरेंट। ये हमने प्रूव किया। अब आते हैं ये पहले 4 केसेस में।
पहले 4 केसेस में इतना पार्ट आइडेंटिकल है, कांट यू सी? आइडेंटिकल पार्ट डज नॉट डिसाइड आंसर। कौन आंसर डिसाइड करेगा? डिफरेंस। डिफरेंस किस चीज का है? इन ग्रुप्स का। ग्रुप के पोजीशन का। अब आप ये बताइए किस केस में हम रेजोनेंस नहीं चेक करेंगे? मेटा में। यस, Sir, यानी meta. कि यहाँ पर हम लिख देंगे नो रेजोनेंस, ओनली माइनस आई इफेक्ट। Yes, sir. ड्राइंग है बट इंडक्टिव से। लेकिन पहले एग्जांपल में क्या लिखेंगे? NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाया रेजोनेंस। Resonate. लिस्ट में भी है और बाद में आपको रूल वाइज भी सिखाया था, हाउ टू फाइंड वेदर अ ग्रुप इज रिलीजिंग और विड्रॉइंग वाया रेजोनेंस। OH बताइए, रिलीजिंग ग्रुप है या विड्रॉइंग ग्रुप है? विड्रॉइंग। अरे यार, Releasing, sir. चलो तुम Releasing. रट्टा मार लो यार। Releasing. कोई भी अगर बच्चा नहीं बता पा रहा है तो फिर उन पॉइंट्स को स्किप कर दिया करूंगा, जो जिसमें मैंने पूरा एक लेक्चर वेस्ट कर दिया ये बताने में कि कैसे पता करें कोई ग्रुप रिलीजिंग है कि विड्रॉइंग वाया रेजोनेंस। अगर वो नहीं आप कर पाए तो फिर आप फ्यूचर में डोंट एक्सपेक्ट कि मैं वो सब आपको सिखाऊंगा। ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाया रेजोनेंस। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्यों नहीं किसी बच्चे को आ पा रहा है यार कि लोन पेयर लोन पेयर सिंगल डबल है, रिलीजिंग है, ये सब नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को यार? इतना वीक कैसे? सर आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है आप सर। लोग तो बताते नहीं है। बताता वो बच्चा है जिसका आंसर गलत निकलता है। गाइस अब आप देखो हमने क्या लिखा हुआ था बेटा, रिलीजिंग और विड्रॉइंग के लिए पहले रेजोनेंस चेक किया। बताइए ये 3 में से कौन ऐसा है जो O- की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिलेटिवली बढ़ा देगा? OH वाला। Sir, OH, second वाला. यहाँ रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। आई एम जस्ट कंपेयरिंग दिस 4 ओनली। हाँ, ये तो पिक्चर में ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगा? लिटिल मोर बेसिक। More. कॉन्जुगेट मोर बेसिक तो पेरेंट Less acidic. Parent less acidic. तो यानी यहाँ 2 आएगा। Am I clear? Yes, और sir. इसमें नो ग्रुप और इन दोनों में विड्रॉइंग ग्रुप, तो नो ग्रुप वाला अब आएगा। देन 1 और 3 में 1 रेजोनेंस के थ्रू विड्रॉइंग है और 3rd इंडक्टिव से विड्रॉइंग है। क्या आप Yes, ऑर्डर sir. समझ पाए? हाँ सर। अब इसको आप डायरेक्टली भी सोचना, फ्यूचर में डायरेक्ट आंसर निकालना है। कैसे? ये मेरी साइट हो गई, ये एल्कोहल है, इसको लास्ट में कर दिया। यहाँ रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है वाया रेजोनेंस, ये विड्रॉइंग वाया रेजोनेंस और इसमें वाया इंडक्टिव विड्रॉइंग। ठीक है, तो अब बस सीधे डायरेक्ट आंसर कैसे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ये तो पहले ही अलग हो गया, लास्ट में चला गया। इन 4 में रिलीजिंग है, एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ आया। फिर इसमें कोई ग्रुप नहीं है, 2 में विड्रॉइंग है, ये अकॉर्डिंगली आ गया। डायरेक्टली भी आंसर आएगा, आपको जरूरी नहीं कि इतना टाइम वेस्ट करें कॉन्जुगेट बेस बनाकर। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। Sir, resonance gets preference over inductive effect, right? यस। Okay, sir. Thank you. फिर ये बच्ची कंफर्म कर रही है। नोट्स में जब लिखा है देन व्हाई आर यू कंफर्मिंग? लेफ्ट का एरो बना है कि यू हैव टू गो दिस वे टू अहमदाबाद, देन यू आर आस्किंग एवरीवन कि अहमदाबाद किधर से जाना है। वो ब्लैक में क्या लिखा है 4th वाले ड्राइंग पे? नो।
No group. Okay, thank you. सर 3 वाला 1 के पहले क्यों नहीं है वो बताओ ना। 3 वाला 1 के पहले कब लिखा? 1 पहले लिखा है। कोई वाया बच्चे को समझाया बेटा, 1 पहले लिखा हुआ है। बिकॉज 3 में है ना वो मेटा पे, इसलिए उसमें इंडक्टिव आ जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट, तो उससे वो कम हो गया। Mesomeric effect gets preference. ओके, थैंक यू। सेकंड और फोर्थ का बताना प्लीज। सर यस सर सेकंड और फोर्थ का कंपैरिजन बताना प्लीज। सेकंड और फोर्थ वन बेटा, there is no group, so neither electron withdrawing nor releasing, but in second one you have OH, extra OH, which is electron releasing group via resonance. It will decrease the acidic strength. सर Done beta? Yes sir, done. No sir, 1 second. देखो कई बार एग्जाम में ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आप इतना ज्यादा सोचे, इतना सोचोगे तो तुम खुद ही पागल हो जाओगे। तो ये सब एक आध बार करते हैं, फिर डायरेक्टली कैसे उसको रिलेट कर पाए उस पे सोचते हैं। फिर कभी गलत आंसर निकलेगा तो फिर एक बार एनालाइज करके चेक कर लेंगे, और डायरेक्ट आंसर आना शुरू हो जाता है। आपको केवल चेक करना है रिलीजिंग है, विड्रॉइंग है बाय रेजोनेंस। रिलीजिंग होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देगा, विड्रॉइंग ग्रुप एक्स्ट्रा वाला लगा है तो वो बढ़ा देगा, बस खत्म। तो आप ऐसा एक एग्जाम्पल दोगे खुद ट्राई करने को? हाँ देने वाला हूँ ना, उसको हटा दूं? हाँ।
Now you try, write your answer in chat box. I hope you'll get the right answer. हो पा रहा है बेटा? Yes, sir, 1 minute. Yes, sir. अपना आंसर निकालिए, लॉजिक लिखिए, फिर जब मैं निकालूंगा आप ये चेक, इट्स नॉट अबाउट द कंप्लीट करेक्ट, आप ये देखना कहां पर मिस्टेक किया आपने, कितने तक सही रखा है आपने, दैट यू हैव टू चेक आउट. Sir, I have sent you that. Yes, I'm seeing. कई आंसर्स आ चुके हैं बेटा. सबने कर लिया हो, then I can discuss. Yes, sir. गाइस देखो, फिर से अगर मुझे केवल आंसर निकालना है तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कैटेगरी. क्या लगता है तुम्हें? Sir, the last two are Sir, belongs last to yes, two are resonance, last two are phenol. benzene, resonance, phenol. है ना? तो ऐसे ही एक्सेप्शनल केसेस तो हम कर ही नहीं सकते, इसलिए हमको उनके बारे में सोचना ही नहीं, हमें तो केवल सीधे सीधे जो बनते हैं वही आंसर्स लिखेंगे हम. तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 फिनॉल्स हो गए, ये एल्कोहल, एल्कोहल बाद में डालेंगे. आप फिनॉल वाले में देखोगे तो तुम्हें क्या लगता है, ये Sir, रिलीजिंग the ग्रुप है कि fourth one विड्रॉइंग है? will be greater The than fourth the one will fifth be one. greater. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बाय रेजोनेंस, इससे एसिडिक्शन बढ़ेगी. यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बट Sir, ओनली inductive Via effect. inductive. Only meta inductive. position. inductive. So it will be what? 4 Sir, the fourth greater will be than Four, greater than 5. इसमें किसी को कोई डाउट है बेटा? No, sir. No, sir. Now Four. unfortunately ये no benzene, no benzene, no benzene. So you are not going to check any mesomeric effect, mesomeric या resonance, वो तो check नहीं करोगे. Only what? Inductive. Inductive. इतनी बात समझ में आई? ये बेंजीन नहीं है, इस बात को ध्यान से रखें. तो यहाँ कोई रेजोनेंस चेक नहीं होगा, यहाँ पर ओनली इंडक्टिव, ओनली इंडक्टिव, ओनली इंडक्टिव. और इंडक्टिव इज व्हाट? डिस्टेंस डिपेंडेंट. Yes. डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब है सबसे नजदीक वाला सबसे ज्यादा माइनस आई लगाएगा. Yes. So it will make OH most acidic. 1, 2, 3. So simple. Not clear? सर Clear, sir. फिफ्थ वाले का रीजन मेटा पोजीशन है इसके लिए. Yes. ओके. किसी को Second कोई वाले में कंफ्यूजन ऐसा है बेटा तो बोलो. मेटा बिटवीन वाला 1 कुछ 2, नहीं होगा बिटवीन ना? 2 3, बिटवीन 4 1, कुछ भी आपको कंफ्यूजन है तो बोलो. सर फिफ्थ वाले का बोलना ना एक बार. फिफ्थ वाले का नहीं, फिफ्थ वर्सेस व्हाट? ओके, फोर्थ वर्सेस फिफ्थ. फोर्थ वर्सेस फिफ्थ.
फिफ्थ वाले में इंडक्टिव इफेक्ट खाली वर्क करेगा, इसका रेजोनेंस वर्क नहीं करता बिकॉज ये OH के मेटा पोजीशन पे, बेंजीन है, OH है और ये मेटा पोजीशन है, यहाँ पर रेजोनेंस वर्क कर रहा है, उससे विड्रॉ कर रहा है। ओके सर। कॉपी कर लिया बेटा सबने? हाँ सर। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया बेटा, मेनी स्टूडेंट्स हैव गिवन द राइट आंसर। आपका आंसर कहां पर एरर हुआ उसको आप एनालाइज करो, चेंज करो आंसर को, है ना। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बाई मिस्टेक यहाँ भी रेजोनेंस NO2 का ले लिया होगा पहले 3 कंपाउंड्स में, जबकि उनको ऑर्थोपैरामेटा जैसा ही लगा होगा, इसलिए वो बाई मिस्टेक उन्होंने फिर इस तरह कर दिया होगा 1 3 2, तो वहां पर गलती की होगी, उसको आप ठीक से वो करो, है ना। तो ये छोटी छोटी एरर्स जो हुई है उनको आप करेक्ट करके लिखो कि क्या बोला गया, सर ने क्या बोला कि वो बेंजीन नहीं है तो उसको ऑर्थोपैरा मेटा पोजीशन नहीं लेंगे, वहां पर रेजोनेंस ही नहीं वर्क हो रहा है NO2 का। सर सेकंड कंपाउंड के बाजू में आपने क्या लिखा है? इंडक्टिव इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। Should I remove this? Yes, sir. Okay. Guys, थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं एग्जाम्पल। Guys, see, these are the compounds, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली इट हैपन्स मेनी टाइम्स और हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको ये दिया गया है ना, ये आप इसको एसिड बोलते हो कि नहीं, सामने जो लिखा हुआ Sir, carboxylic acid. यस हाँ सर। दैट्स ओके। आप आपने जब ये देखा और यू नो कि जब ये डिसोसिएट होगा तो ये वाला H निकलेगा, यस और नो। Yes, sir. यस सर। फिर अचानक से मान लो कोई 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता है बच्चा या 7th में पढ़ता है जिसने एसिड नाम सुना है,
और उसने आपसे पूछ लिया कि ये वाला क्यों नहीं किया आपने, Sir, that kind of hydrogen cannot be removed. वही, तो उसको कैसे समझाएंगे? तो उसको हम ऐसे समझाएंगे, कैटेगरी क्या, ये HO से कनेक्टेड है, यानी पूरे कंपाउंड में हम सारे H को एसिड मान सकते हैं, लेकिन चेक करना पड़ेगा कौन किस एलिमेंट से कनेक्टेड है. सो दिस हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू कार्बन while this hydrogen is connected to oxygen as per, आप इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हो पीरियोडिक टेबल में, हमने किया अभी. तो बताइए कौन सा है ज्यादा एसिडिक लिया? ये. क्या मेरी बात सबको समझ में आई? हाँ सर। Yes, sir. ठीक, ये इजी केस था. बट देयर विल बी सिचुएशंस जब एक ही कंपाउंड के अंदर एक ही जैसे एलिमेंट के साथ कनेक्टेड एच नजर आएंगे. जैसे किसी बच्चे ने ये पूछ लिया कि इसमें कौन सा H एसिडिक है, या मैंने ऐसा लिखा. Sir, the one which is near to the oxygen. हाँ, मुझे बता दो, मुझे प्लीज मुझे बोलने दो, मैं काफी कुछ समझाना चाहता हूँ, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए पूरी बातें सुनो मेरी. हाँ, इसमें जैसे आपको पूछा गया कि इसमें ये एसिड है, तो अगर आपको समझ में ना आए तो टेंशन मत लेना, घबराना नहीं. जिस भी एच पे तुम्हारा दिल आ जाए कि ये एसिडिक है, उसको निकाल दो. जैसे मान लीजिए कि तनिष्क का दिल आ गया इस एच पे, वो निकाल देगा इसको. निकालने के बाद वो क्या लिखे इसका कॉन्जुगेट. क्या मेरी बात समझ में आई? किसी और बच्चे का दिल इस पे आया, उसने इसका कॉन्जुगेट लिखा. किसी बच्चे का दिल आया इस वाले पे, उसने उसका H निकालकर कॉन्जुगेट लिखा. अब केवल सिंपली तुमको ये चेक करना है किसका कॉन्जुगेट ज्यादा डिस्पर्स्ड हुआ. तो रेजोनेंस चेक करो, क्या तुम्हें लोन पेयर सिंगल डबल दिख रहा है? यहाँ पर लोन पेयर सिंगल डबल, नो, लोन पेयर डबल दिख रहा है. लोन पेयर डबल, लोन पेयर सिंगल डबल नहीं दिख रहा है. क्या यहाँ तुम्हें लोन पेयर सिंगल डबल दिख रहा है? बोलो तो यार. Yes, sir. Yes, sir. यस. Yes, sir. क्या यहाँ लोन पेयर सिंगल डबल दिख रहा है? No, No, sir. sir. नो सर। यानी कि ये हमारा है बेस्ट डिस्पर्स्ड, क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू इमीडिएट मुझे पता चल गया बेस्ट डिस्पर्स्ड. इसका मतलब ये एसिडिक एच बेस्ट एसिडिक एच है. क्या समझ में आई मेरी बात? वो सेकंड हाँ रिपीट करेंगे। मैं पूरी चीज दोबारा बता रहा हूँ. जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए किसी कंपाउंड में तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि किस एच को मुझे डिसोसिएट कराना है, तो आप जिस भी एच को चाहो अपनी मर्जी से मानकर उसको डिसोसिएट करा दो और उसका कॉन्जुगेट लिख दो. उसके बाद चेक करो कि किसका कॉन्जुगेट ज्यादा डिस्पर्स्ड हो रहा है, यानी डीलोकलाइज. पहले रेजोनेंस से चेक करेंगे. तो लोन पेयर सिंगल डबल ये होता है रेजोनेंस, जिसमें दिख जाए वही हो जाएगा. तो इसमें जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, इसमें सब जगह H कनेक्टेड टू कार्बन, H कनेक्टेड टू कार्बन, H कनेक्टेड टू कार्बन है. तो बस मैंने सब में निकाला, सबका कॉन्जुगेट लिखा. इसमें लोन पेयर डबल, नो रेजोनेंस. लोन पेयर सिंगल सिंगल, नो रेजोनेंस. लोन पेयर सिंगल डबल, यस देयर इज रेजोनेंस. बेस्ट डिस्पर्स्ड, बेस्ट एसिड. क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. ये तो मैंने जनरल वे में बताया सबके लिए, लेकिन अब रटने वाली चीज कि जब कभी भी कीटोन या एल्डिहाइड नजर आए तो अल्फा कार्बन वाला H सबसे ज्यादा एसिडिक होगा. कौन सा H बेटा? अल्फा. Alpha. कौन होता है अल्फा H? CO के नेबर को अल्फा कहते हैं, उसके बगल वाले को बीटा, उसके बगल वाले को गैमा. कौन सा H एसिडिक होता है? अल्फा. ये Alpha. रट लेना, ये कॉन्सेप्ट था. इज माय पॉइंट क्लियर? सर कैन यू रिपीट? सर ये वापस एक्सप्लेन करना ना. सर ये कोई अल्फा बताएगा? एनीवन? कीटोन के बगल वाला C अल्फा होता है.
So why we have to remember, sir? Then when we can take it using resonance, sir? वो लंबा हो जाएगा ना, फिर टाइम लगेगा। ना टाइम क्यों Okay. वेस्ट करना बेटा, जब हमको पहले से पता है अल्फा वाला, व्हाई शुड आई वेस्ट टाइम? Okay, sir. क्लियर है? Yes, sir. देयर विल बी सिचुएशंस जब आपके पास एक से ज्यादा अल्फा होगा। जैसे ये सेकंड एग्जांपल, कैन यू सी? बट यही मेथड आपको लगाना है और बेस्ट रेजोनेंस जिसके कॉन्जुगेट में हो रहा होगा वही आंसर हो जाएगा। तो मैंने जानबूझकर हाईलाइट कर दिया है जो एसिडिक एच है, ठीक है? अल्फा इधर वाला भी है, इधर वाला भी है, बट आई टुक दिस वन। मैं क्या करूंगा, सबका कॉन्जुगेट लिखूंगा अभी बेटा, ध्यान से देखना, सबके कॉन्जुगेट पे लिख रहा हूं। सबके कॉन्जुगेट लिखा। ये बताइए बेटा, किसका कॉन्जुगेट सबसे कम रेजोनेंस कर रहा है? कैन यू सी? सो फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। कितना कॉमन सेंस की बात है। लोन पेयर सिंगल डबल एक रेजोनेंस है, इसका देखो, लोन पेयर सिंगल डबल इधर भी रेजोनेंस, लोन पेयर सिंगल डबल इधर भी रेजोनेंस। कितना आसान है, नहीं समझ में आया? आया सर। आया। लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस, इसको कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं बेटा? क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन भी आपको समझ में आ रहा होगा कि Yes. वही चीज लेफ्ट में भी रेजोनेंस कर सकती है, राइट में भी कर सकती है, उसको बोल रहे हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। थोड़ी बहुत बातें समझ में आई? Sir, so that is the best resonance, sir. अभी आते हैं, सुनते रहोगे। भाई तुमको मम्मी भी पैसा दे रही, पापा भी पैसा दे रहा है, तो ज्यादा पैसा आएगा ना, कॉमन सेंस की बात है। चलो अब वापस इधर आते हैं। एक और चीज आप ध्यान से देखो बेटा, क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये लोन पेयर, अच्छा हम किसके रेजोनेंस के लिए कंसर्न है? हम सीओ के रेजोनेंस के लिए कंसर्न है, हम ओ के रेजोनेंस के लिए कंसर्न है, या हम कार्बन के नेगेटिव चार्ज के लिए कंसर्न है? नेगेटिव चार्ज के लिए कार्बन के नेगेटिव। हमें दुनिया वालों से क्या लेना देना, हमें अपने से मतलब है। तो यानी यहाँ पर हम कौन है? हम मतलब मैं मतलब ये। क्या मेरी बात समझ पे आई आपको? हमें इसके रेजोनेंस से मतलब है, हमें पूरे कंपाउंड के रेजोनेंस से मतलब नहीं है। इज माय पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? हाँ सर। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, इस वाले लास्ट वाले एग्जांपल को देखो। ये लोन पेयर जिसको मैं अपना लोन पेयर बोल रहा हूँ, ये सीओ के साथ रेजोनेंस कर रहा है, राइट? लेकिन तुम सीओ को देखो, कहीं और भी रेजोनेंस कर रहा है, नहीं लग रहा है? यस सर। यानी ये फिर से क्रॉस हुआ, लेकिन क्या ये तुम्हारे लिए अच्छा क्रॉस कॉन्जुगेशन है? नो। इसने तुम्हारे रेजोनेंस को डिक्रीज करा दिया या तुम्हारे रेजोनेंस को इंक्रीज करा दिया? डिक्रीज। डिक्रीज करा दिया, सो सिंपल। इसीलिए ये मेरे लिए बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन हो गया। कोई बैड है या गुड है, ये रिलेटिवली डिपेंड करता सिचुएशन पे, तो कोई फिक्स्ड चीज नहीं है बैड गुड। ये मेरे लिए क्या था क्रॉस कॉन्जुगेशन? गुड, क्योंकि मैं इधर भी रेजोनेंस कर पा रहा हूँ, मैं रेजोनेंस इधर भी कर पा रहा हूँ, यानी मेरा इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्पर्स्ड हुआ इस क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से। लेकिन इस क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से मेरा इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स कम हो पाया। बताइए इन सब में बेस्ट डिस्पर्शन किस जगह हुआ? सेकंड। सेकंड का सबसे अच्छा। बेस्ट डिस्पर्शन। और जो बेस्ट डिस्पर्शन वाला होगा उसका ही तो पेरेंट सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। नॉट क्लियर आंसर? अब अनफॉर्चुनेटली जो मैंने गुड बैड लिखा, ये किसी बुक में तुम्हें नहीं मिलेगा। वो केवल लिखते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। गुड बैड ये अपनी फीलिंग्स के लिए हमने लिखा है कि हमें ज्यादा क्लैरिटी होगी कि कौन हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। तो हमने डिस्पर्जन चेक किया था और मेरे डिस्पर्जन के लिए वो क्रॉस कॉन्जुगेशन दूसरा वाला खराब था, तो उसको बैड लिख दिया। उससे क्या होगा, अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो अपना स्किल चाहिए वो डेवलप हो रहा है।
तो इस तरह धीरे धीरे और तुम्हें एक्सपीरियंस आएगा। तो कुछ ऐसे टर्म्स भी हम लोग लिखेंगे जो बुक वाली लैंग्वेज नहीं होगी, बट स्टिल हमको वो आंसर दे के जाएंगे, तो हम वो लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है बेटा, इसको कॉपी कीजिए। सर सेकंड में कीटोन के लेफ्ट में जो कार्बन है उसको अल्फा नहीं बोल सकते। उसको भी बोलेंगे, लेकिन उसको निकालोगे तो एक ही रेजोनेंस हो रहा था उसका, तो हमारे लिए वो अल्फा ज्यादा अच्छा एसिडिक नहीं हुआ ना। अच्छा ओके सर। तो सर फिर वो बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं करेगा ना? नहीं नहीं, क्रॉस कॉन्जुगेशन के लिए कॉन्जुगेशन के रूल्स होते हैं, डबल सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, प्लस सिंगल डबल, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर। ओके सर समझ। सर 1 नंबर इसलिए पीछे ना क्योंकि उसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है। हाँ, या आप बोलो उसमें एक ही रेजोनेंस हो रहा है। ओके सर। Should I remove this? Wait. Oh. So, Yes. sir, last time you were asking whether in thermodynamics that resonance energy was thought or not. Actually, it is thought now. Actually, Okay. sir, is that needed in organics, sir? No, beta. No. Okay. In thermodynamics, we find numerical values, beta. Here we just compare 2-3 compounds. Okay, sir. Should I remove this page now? Yes. Yes, sir. Okay. Guys, अब इसमें कुछ और तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ गया तो उसको हम याद भी कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं बेटा? कि whenever you have CH2 group connected with 2 electron withdrawing groups via resonance, जैसे आप देखोगे ये, can you see CH2 group connected with the 2 CO electron withdrawing groups? Is it clear? Yes, sir. इसको हम नाम देंगे एक्टिव मिथाइलिन। हम क्या, ये स्टैंडर्ड बुक की लैंग्वेज है, एक्टिव मिथाइलिन। क्यों एक्टिव मिथाइलिन बोलते हैं? बिकॉज दिस इट इज वेरी एसिडिक। इज माय पॉइंट क्लियर? क्यों एसिडिक है वो हमने प्रूव किया, यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा। अब इसको याद भी कर सकते हैं। अब सोचो अगर मैंने ऐसा दे दिया तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा या ये कम एसिडिक हो जाएगा? बोलिए। ये ज्यादा। बस ज्यादा। Sorry, ऑब्वियस चीज हो गई कि भाई 2 ग्रुप अगर इसको इतना ज्यादा एसिडिक कर रहे हैं तो 3 ग्रुप तो और ज्यादा एसिडिक करेंगे। इज माय पॉइंट क्लियर? यस सर। चलिए एक्सरसाइज 6 निकालिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 18। क्या लगता है क्या आंसर होगा? Sir, exercise 6, which question, sir? क्वेश्चन 18, 18। 18. Okay, sir. एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 18। आप आ रहा है किसी को? ऐसे देखो बेटा, आप लोग क्या है, नया कुछ आया तो आप घबरा जाते हो। क्या नहीं देख पा रहे हो? ये एक्टिव मिथाइलिन होल्ड करता है। Yes, sir. क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये जो यहाँ लिखा वो एक्टिव मिथाइलिन के भी पापा हैं? Yes, sir. दिख रहे हैं ना? 1 सेकंड के अंदर तुम आंसर बोल सकते हो।
4 greater than 1 एंड जो बाकी दो हैं वो एक सिंपल कीटोन्स हैं, क्योंकि उनके पास वो ऐसा कोई CH नहीं है जिसके आजू बाजू ऐसा CO लगा हो, यानी कि ये तो लास्ट में ही आएंगे। अब इनको कैसे कंपेयर? इट्स वेरी इजी। इसमें कोई दूसरा ग्रुप क्या लगा है? ओ इज व्हाट? क्या रेजोनेंस दिखा सकता है? नो, लोन पेयर सिंगल सिंगल है, दैट मींस ओनली इंडक्टिव। इंडक्टिव से विड्रॉइंग है। अगर कोई माइनस आई इफ ग्रुप लगा है और किसी में नहीं लगा है कोई ग्रुप, तो बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई वाला बढ़ाएगा कि कम कर देगा? कम कर देगा। नहीं नहीं बेटा, बढ़ाएगा। कभी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो बढ़ाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा बढ़ाता है। इलेक्ट्रॉन हाँ, विड्रॉइंग सर। ग्रुप कभी एसिडिक स्ट्रेंथ खराब नहीं करता। हाँ, रेजोनेंस से विड्रॉइंग है कि इंडक्टिव से विड्रॉइंग है। अगर कहीं कोई ग्रुप नहीं लगा है, ओनली इंडक्टिव से विड्रॉइंग है, तो भी बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। उसको कभी गलत उल्टा नहीं बोलेंगे आप। हाँ, कॉपी सर, कर लो समझ। एवरीवन। सर 4 और 1 का वापस समझाना ना। ये सामने लिखा है बेटा ऊपर। ओके सर। इसको कॉपी कर लो। नाउ हम लोगों ने नॉर्मल कॉन्सेप्ट पूरा लर्न कर लिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम एक्सेप्शनल केसेस जहां पर एक्सपेक्टेड आंसर जो है वो नहीं आ पाता, और इसके अलावा आपको कहीं कोई एक्सेप्शनल केसेस नहीं करने हैं। जितने मैं कराऊंगा बस उतने ही करने हैं, उसके अलावा हमेशा नॉर्मल सोचना है। अगर नॉर्मल के अलावा तुमने सोचना शुरू कर दिया तो आप हर जगह कंफ्यूज्ड स्टेट में चले जाओगे और हर जगह आप रिस्क लोगे कि आंसर निकले कि नहीं निकले। Should I remove this? Yes, sir. अब आप हेडिंग क्या मतलब? उसी का सब हेडिंग है ये, एक्सेप्शनल केसेस। एप्लीकेशन वही चलेगा, नेक्स्ट लेक्चर भी पूरा उसी पे जाएगा। एक्सेप्शनल केसेस, एक्सेप्शनल केसेस। तो इसमें पहला एक बड़ा स्टैंडर्ड केस है, सब में एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ही चलेगा बेटा। जब कैटेगरी सेम होती है तो सबसे पहले हम रेजोनेंस का फैक्टर चेक करते हैं और फिर इंडक्टिव का फैक्टर चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो क्या आप, अच्छा इनके नाम भी लिख देता हूँ क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। पैरा नाइट्रोफिनॉल, सेकेंड वाले का नाम क्या है? और था थर्ड नाइट्रोफिनॉल। ये सब नाइट्रोफिनॉल। ठीक। अब क्या तुम लोग इसका ये एक्सपेक्टेड आंसर एक्सप्लेन कर सकते हो? मैं आंसर लिख रहा हूं, ये एक्सपेक्टेड है। अगर आप ये नहीं निकाल पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हें कॉन्सेप्ट्स नहीं आते। क्या तुम ये एक्सपेक्टेड आंसर एक्सप्लेन कर सकते हो? यस सर। यस सर। बताइए। यस सर यहाँ पे रेजोनेंस सेकंड वन नहीं इज है क्लोजर तो जो क्लोजर है वो ज्यादा होगा। बस रेजोनेंस। कहाँ रेजोनेंस नहीं है? किसका रेजोनेंस नहीं है? है मैं गलत रेजोनेंस में रेजोनेंस resonance है है, सर, Third one क्लोजर has चाहिए no रहता है। एक resonance, मिनट, sir. एक एक बच्चे से बात करते हैं। राघव किसी बच्चे का नाम रिफ्लेक्ट किया, बताइए बेटा। हाँ सर, तो सेकंड वाले में इंडक्टिव रेजोनेंस तो सब में है सर। रेजोनेंस सब में है? किसका रेजोनेंस सब में है? अच्छा, थर्ड वाले का नहीं है, थर्ड वाले में नहीं है रेजोनेंस बिकॉज लेकिन फोर्थ में तो ग्रुप ही नहीं है। बट उसमें हम लोग कॉन्जुगेट करेंगे तो फिर डीलोकलाइजेशन होगा ना। वो तो कैटेगरी सेम हो गई ना, तो अब खाली हमको दूसरी चीज का चीज देखना है। यस चलो, सर। कोई और बताने के लिए रेडी है बेटा? सर मैं बोलूं करूं? हमारा बताइए बेटा। Sir, in the fourth one, actually, there is no NO2, so we keep it at the last.
In the rest of the cases, the first, second, and third, there is en moto. So we should keep it in a separate category. So in the if we compare the first three cases, in the third one, resonance does not deal because of that meta. Resonance of NO2. Yes, sir. Resonance of NO2 is not there. So in that we go through inductive effect. So by inductive effect, it comes to be the second last one. So Okay. third one comes in the second last one. And then in the second one, the distance is lesser. So in that, sorry, I think I made some mistake. सुनो सर वेरी ऐसे नहीं, अब बस टाइम बहुत कम है, इसलिए मुझे एक्सप्लेन भी करना है। ऑल आर फिनॉल, है ना, इतना तो क्लियर है, ऑल आर फिनॉल। सो हम लोगों को कॉन्जुगेट बनाकर इतना कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। अब इसमें हम लिखेंगे नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना। इसमें क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बट ओनली माइनस आई, है ना। इन दोनों में क्या लिखेंगे, याद रखना रेजोनेंस डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है, तो रेजोनेंस क्या करेंगे, सेम, whether it is at ortho position or meta position, resonance is going to be same। तो अगर रेजोनेंस सेम हो गया देन चेक व्हाट, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव। अरे इंडक्टिव क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। किस पे डिस्टेंस कम है बेटा, यहाँ, वो यानी कि वाली इस पे माइनस आई क्या लग गया, बेटर। ज्यादा। समझ में आया। तो सबसे पहले हमने रेजोनेंस ही देखा, Yes, बट sir. रेजोनेंस 1 और 2 में था, थर्ड में नहीं था, थर्ड पीछे आ गया। और 1 और 2 में रेजोनेंस सेम है, रेजोनेंस सेम है तो इंडक्टिव, इंडक्टिव में डिस्टेंस डिपेंडेंसी, इसलिए 2 पहले आ गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes. ये एक्सपेक्टेड है, बट इसका जो एक्चुअल आंसर है 1 greater than 2 greater than 3 greater than 4, मैंने जानबूझ के लिखा सो दैट इमेज भी आपके माइंड में यही जाए जो सामने लिखी हुई है, वही आंसर है। बड़ा सिंपल है। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ते हैं, याद है, Yes, sir. Yes. इंट्रामॉलिक्यूलर sir. हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मान लीजिए ये H इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ फंस गया, तो रिलीज विल बिकम डिफिकल्ट और इजी, डिफिकल्ट। Difficult. इसीलिए देखो पीछे आ गया। Difficult. तो हम लोग क्या लिखेंगे, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिलीज ऑफ H बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट। लिटिल जरूर लगाना, नहीं तो क्या है कि हम लोग बाद में इमोशनल हो जाते हैं, हमें लगता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बहुत ही तूफानी बॉन्ड है। नो, इट्स अ वीक बॉन्ड, बट देयर इज सम इन्फ्लुएंस, दैट इज व्हाई देयर इज चेंज इन द आंसर। बट थोड़ा सा, ये नहीं कि इसको तुम लास्ट में डाल दो। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, रेजोनेंस स्टिल डोमिनेटिंग फैक्टर। एम आई क्लियर टू एवरीवन? थोड़ा सा चेंज हुआ, इसीलिए लिटिल डिफिकल्ट लिखो, ज्यादा नहीं, नहीं तो उसको लेके इमोशनल हो जाएंगे हम लोग। कॉपी कर लो बड़ा। So, सर मतलब एक्सेप्शन केस है तो सिर्फ इसी केस के लिए ये वैलिड है ना सर? हाँ, इसी केस के लिए वैलिड है, या फिर आगे चल के तुम्हें एक्सपीरियंस जैसे जैसे होगा तो इससे मिलते जुलते केसेस भी तुम्हें दिखेंगे। जैसे CHO होता है तो उसमें भी हो जाए, क्योंकि वैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी। लेकिन पहले मत सोचना, पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बुकलेट अटेम्प्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली यू विल गेट द आइडिया। ठीक है, ओके सर। आप हमेशा ये एक्सपेक्टेड वाला ही आंसर निकालना, कभी आपको नया करने की जरूरत नहीं है अनटिल पहले से देखा हो आपने। तो पहले से क्या देखा वो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। ठीक है, sir, the hydrogen bond in we should only see for this. We should not go and predict for the other ones, sir. यस, नेवर प्रेडिक्ट। जब आएगा तुम खुद ही समझ जाओगे बेटा। ठीक है, पूरे आप जब थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस करोगे ना, हार्डली 8-9 केसेस विल बी देयर, उनको वैसे भी डील कर लेंगे, इतना टेंशन उसके सोचना है। इफ यू स्टार्टेड थिंकिंग इन एवरी क्वेश्चन, आप समझ रहे हो कितना रिस्क ले रहे हो आप। इसको कॉपी कर लो बेटा। एक और एक्सेप्शनल केस है, उसको कराएंगे फिर आप जाइएगा।
तो ये केस आइडेंटिफाई कैसे करने का जिसमें ये कंडीशन तुम्हें नहीं करना है, जो घर से करके जा रहे हैं बस वही करना है। इस एग्जाम में हम मान के ही चलेंगे वो एक्सेप्शनल नहीं है। इज माय पॉइंट क्लियर? हाँ सर। अरे भाई मान लीजिए मैंने यहाँ एक और कंपाउंड डाल दिया सल्फोनिक एसिड, एक और कंपाउंड डाल दिया कार्बोक्सिलिक, और नया क्वेश्चन बन गया। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, 4 ये दिए 2 और दे दिए, तो इन 4 का तो पता है ना, तो फिर थोड़ी ना इतना तो कॉमन सेंस समझ जाएंगे ना बेटा। मतलब ये सेम कंपाउंड आए तो वही केस। हाँ, इसके अलावा नहीं सोचना है, तुम ज्यादा इधर उधर कुछ नहीं सोचना, नहीं तो रिस्क हो जाएगा। वो अपने आप तुम्हें एक्सपीरियंस आ जाएगा कहाँ पर होगा कहीं नहीं होगा। तुम्हें इसके अलावा मैं अभी बोल रहा हूँ नहीं सोचना है तो मतलब नहीं सोचना है, इसके आगे आप बियॉन्ड कुछ सोचो ही नहीं, ठीक है? यस सर। यस गलती से भी अगर मैंने ये बोल दिया कि बेटा सोचना है, तो बिलीव मी इन एवरी क्वेश्चन यू स्टार्ट थिंकिंग, और वही मिस्टेक हो जाएगा। क्यों जबरदस्ती सोचेंगे? 99.99% क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड बाय दिस एक्सपेक्टेड आंसर। व्हाई शुड आई टेक द रिस्क? इसको हटा दें। यस सर। एक और मुझे बताना है एक्सेप्शनल, फिर वो बाकी बैचेस के बराबर आपका हो जाएगा। ये भी एक्सेप्शनल केस है, नेक्स्ट लेक्चर में भी अभी चलेगा एक्सेप्शनल, बट इसमें देखो, इसको ऑर्थोक्लोरोफिनॉल बोलते हैं बेटा, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, ऑर्थोआयोडोफिनॉल और ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल। कोई इसका एक्सपेक्टेड आंसर बता सकता है? Sir, the fourth will be great. Sorry, I think. Sir, please. Sir, the third will be greater, sir. Yes, sir. 3, 2, Sir, 1, 4. third will be greater than the second will be 3 is greater than greater the. than 2 is greater केवल than इतना 10 चेक is करते greater than- हैं कि रेजोनेंस और इंडक्टिव, पहले क्या चेक किया जाता Sir, है बताइए? inductor. सर क्यों? इंडक्टिव सर पहले रेजोनेंस था। Sir, सर resonance ये is same. हेलोजेंस है तो सर अभी ये हेलोजन हेलोजेंस हैं। हेलोजेंस में क्या चेक करते हैं बेटा? डायरेक्ट फ्लोरीन से Sir, इंडक्टिव inductor. इंडक्टिव, यानी कि आपका इंडक्टिव का ऑर्डर क्या होगा? ये 8 भी आ रहा है। ये माइनस आई का ऑर्डर है, माइनस आई इफेक्ट, तो इसीलिए आंसर भी उसी के अकॉर्डिंगली हो जाएगा। दैट मीन्स 4 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। किसी को कोई डाउट बेटा एक्चुअल आंसर के में, सॉरी एक्सपेक्टेड आंसर में? नो सर। क्लियर है ये चीज? और ये भी कोई ऐसा नहीं कि आसानी से कोई भी निकाल देगा भाई, अपने को पता होना चाहिए ना। फॉर हेलोजेंस वी डू नॉट चेक रेजोनेंस, उसमें इंडक्टिव इज प्रेफर्ड। अब आते हैं एक्चुअल आंसर में। आप तो जानती हो मैंने क्यों दिया था इमेज आपके माइंड में जाने के लिए। यस सर। अब सोचो लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा। इफ आई रिमूव 4th कंपाउंड, क्या लगता है कि ये जेईई एडवांस के लेवल का क्वेश्चन होगा? फिर तो कोई भी आंसर कर देगा। मेरी बात समझ में आई ना? 4th sir, कंपाउंड अगर मैं इस क्वेश्चन से हटा दूं तो इसका लेवल डाउन हो जाएगा। नाउ एक्सप्लेनेशन। Sir, this one is. बोलो ना बेटा। गाइस एक्सप्लेनेशन सुनो, ध्यान से सुनना बेटा। पीरियोडिक टेबल में क्या तुम्हें मालूम है ना, सेकेंड पीरियड को छोड़ के 3rd 4th इन सब में बेटा एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। याद है सब? Yes, sir. Yes, sir. तो जब तुम कॉन्जुगेट बेस बनाओगे ना बेटा, कॉन्जुगेट बेस, तो Cl वाला, Br वाला और I वाला, इनके पास एक्स्ट्रा वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, जो किसके पास नहीं है? फ्लोरीन के पास। फ्लोरीन के पास। तो ये जो O- का रेजोनेंस बेंजीन से हो रहा था ना, इसमें एक्स्ट्रा रेजोनेंस ऐड हो जाएगा बिकॉज ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ Cl, काइंड ऑफ बैक बॉन्डिंग। क्या विजुअलाइज कर पा रहे हो? यस। एंड दिस कैन नॉट अकर वेयर F, ये केवल बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा, यहाँ तो कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, नो वेकेंट ऑर्बिटल।
दैट मीन्स इनमें एक्स्ट्रा डिस्पर्जन हुआ, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, या फिर इसको बोल सकते हैं एक्स्ट्रा डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इनका पेरेंट भी ज्यादा एसिडिक होगा, और एमंग दीज क्या करें, सब में एक जैसा हो गया, फिर इंडक्टिव Cl ग्रेटर देन Br ग्रेटर देन I। देखो, इज इट क्लियर बेटा? सर क्या बोला था, ड्यू टू एम्प्टी वेकेंट पीपा है ना? ड्यू टू एम्प्टी डी ऑर्बिटल ओके सर। एक्स्ट्रा डिस्पर्जन अकर्स। सर यहाँ जो अभी कह रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि फोर्थ वाला नहीं दिया होता, तो वो प्लीज बताइए ना क्या कह रहे थे। अगर फोर्थ वाला नहीं दिया होता तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती, मैं सीधे इंडक्टिव पे आंसर लिख देता 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, जो एक्सपेक्टेड एक्चुअल मैच कर जाता। सर फोर्थ वाले के लिए एक वो भी रीजन हो सकता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग? नहीं बेटा, कुछ और नहीं सोचना है बेटा, ध्यान से याद रखिएगा। वो फैक्टर एक वीक फैक्टर है, और जो जो ये तुम्हें दिया गया है ये डोमिनेटिंग फैक्टर है, तो एग्जैक्ट जो आंसर निकलेगा वो इसी से निकलेगा। ओके सर। बिफोर यू लीव कॉपी दिस। डन। Those who have copied they can leave. सर चैप्टर मेजर टेस्ट के पहले हो जाएगा क्या? जितना हम लोग करेंगे उतना ही मेजर टेस्ट में आएगा। हाँ सर, वो तो पता है, ऐसे ही पूछ रहा था उसमें। तो बी हैप्पी। सर आपकी क्लास वीक में से वंस होगी क्या? नहीं यार, 2 तो होनी चाहिए। आई डोंट नो, शेड्यूल वो लोग बनाते हैं, तो जैसा वो शेड्यूल भेजते हैं हम वैसा पढ़ाते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। बाय। ओके सर। यस बेटा। सर एक्चुअली ना एक प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब मैं नोट्स तो बनाता हूँ बट है ना वो ऑर्गेनाइज नहीं होते लाइक लिखते समय। तो किसी फ्रेंड के नोट्स एक बच्चे डालते तो हैं ग्रुप में, एक बार उससे मैच करा लिया करो। सर लाइक रोज नहीं डालते ना। नहीं तो तुम डिमांड कर लो, या कोई बच्चे को फ्रेंड बना लो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम नोट्स उतना सिस्टमैटिक नहीं बना पा रहे हो, तो किसी ना किसी कोई ना कोई तुम डालो, कोई ना कोई डालता है बेटा ग्रुप में। सारे बैचेस में लोग इस तरह से मांगते हैं एक दूसरे से नोट्स। वो छोटी मोटी बातें, उसको लेके इतना परेशान नहीं होना है।